हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 2018 की केस स्टडी। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोर्स केस स्टडीज़ को किस तरीके से हम सबसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको देखेंगे पूरी तरीके से, डिस्ट्रक्टिव तरीके से। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव तरीके से कैसे हम केस स्टडी को चीर फाड़ के सीधा कर सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से डाइसेक्ट करेंगे। और ये जो अप्रोच होगा वो यूपीएससी आईएएस और पीसीएस के लिए काम आएगा। और इसी कोर्स की बदौलत आपका जो 120 नंबर जीएस पेपर 4 में प्राप्त करने का जो सपना है वो पूरा होगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो लेक्चर है वो 2018, जैसा ये जो लेक्चर है 2018 के जीएस पेपर 4 के लिए ये काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो केस सिंपल है, उसको एक बार मैं पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये केस क्या है। आप चाहें तो इस लेक्चर को पॉज करके भी पूरा केस खुद से पढ़ सकते हैं, फिर जिस तरीके से मैं समझाऊंगा उसको आप एक बार समझ लेना, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट हाउस है, ठीक है, जो इंडस्ट्री के लिए केमिकल्स बनाता है, बहुत ही लार्ज स्केल पे, ये भी ध्यान रखिएगा, लार्ज स्केल पे केमिकल बनाता है। ठीक है। जिसने एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए प्रपोज किया है। बहुत सारे राज्यों ने उसकी इस जो उसका प्रपोज़ल है उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन एक राज्य सरकार ने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया और परमिट कर दिया एक केमिकल इंडस्ट्री खोलने के लिए, वो भी शहर के आबादी वाले रिहायशी इलाके के आसपास। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा खिलाफत हुई, लेकिन उस खिलाफत को सरकार ने नहीं माना और इंडस्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। अब इंडस्ट्री खोले हुए 10 साल बीत चुके हैं। अब इंडस्ट्री खोले हुए 10 साल बीत चुके हैं और उस इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होने लगा है उस एरिया में, जिसकी वजह से बहुत सारे उसके आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा दुष्प्रभाव पड़ा है। और बहुत से लोग जो है इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो गई है और पुलिस को कठोर कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा है। और इस जनता के शोर और जनता की बगावत की वजह से राज्य सरकार ने उस फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया है। लेकिन फैक्ट्री बंद होने के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पहला तो है कि बेरोजगारी बढ़ गई है और सिर्फ उसी कंपनी में, उसी केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वालों की नौकरी नहीं गई है, बल्कि जैसा कि वो इंडस्ट्रियल केमिकल बनाती है, यानी कि बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए केमिकल बनाती है, तो वो उस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, एक बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है जो इस बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, इनका भी सर्वाइवल स्टेक पे हो गया है। और इसमें काम करने वाले जो मज़दूर हैं, ठीक है, उन पे काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। ठीक है। तो ये है हमारा केस। आप एक सीनियर ऑफिसर हैं जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस पूरे मसले को आपको हैंडल करना है। आप इस पूरे मसले को किस प्रकार हैंडल करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए गलती क्या होती है, लोग क्या करते हैं कि बस सीधे सीधे लिखना शुरू करते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। दिस इज़ नॉट द वे कि केस स्टडी को किस तरीके से लिखना है। ऐसे तो कोई भी लिख देगा कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। ठीक है। एक अप्रोच होता है केस स्टडी को लिखने का। तो जैसा कि मैंने बताया था कि चूँकि ये एक सिचुएशन बेस्ड है, तो सबसे पहला काम है कि हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा काम है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे या हम जिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम लिखेंगे। फिर एथिकल डिलेमा जो इस केस में है वो भी चाहे तो हम लिख सकते हैं। ये तीन चीज़ें लिखने के बाद अप्रोच क्या होगा, तब हम आएंगे सवाल पर। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन, फिर उसके बाद नया अप्रोच किस तरीके से क्या लेंगे वो लिखेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा 5 स्टेप प्रोसेस होगा जिसके माध्यम से वी विल बी डिसेक्टिंग दिस एंटायर केस स्टडी। तो पूरा डाइसेक्ट करेंगे इसी
5 प्रोसेस से। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो है राज्य सरकार, दूसरा है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट पे बुरा असर है तो इन्वायरमेंट भी यहाँ पर स्टेक होल्डर होगा। फिर उस इंडस्ट्री के आसपास रहने वाले इंसान और जानवर। फिर चौथा स्टेक होल्डर होगा वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री एंड डिपेंडेंट यूनिट्स। अब चूंकि यहाँ पे पीपल लिविंग अराउंड द फैक्ट्री लिख दिया है तो चाहो तो सोसाइटी, सोसाइटी फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी पीपल लिविंग अराउंड द फैक्ट्री में सोसाइटी आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे ये सोसाइटी है तो वो फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग हैं, तो एक तरीके से सोसाइटी का ही पार्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सोसाइटी को अलग से लिखें। ठीक है, तो ये हो गया स्टेक होल्डर्स। उसके बाद बात आएगी कि हम इस प्रॉब्लम और एथिकल डिलेमा क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये केस है इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। ठीक है, दिस केस रिफ्लेक्ट कैसम, कैसम मतलब समझ आता है, इन दोनों के बीच में कश्मकश, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में जद्दोजहद है। दूसरी जद्दोजहद है माफ़ कीजिएगा, दूसरी जद्दोजहद है एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल। पहली है इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनवायरमेंट, कि हम इंडस्ट्रियलाइज करें या एनवायरमेंट की रक्षा करें, या दूसरा है कि हम लोगों के रोज़गार की चिंता करें या उनके स्वास्थ्य और उनके सुरक्षा की चिंता करें। तो ये हो गया दो एथिकल डिलेमा। द क्लैश बिटवीन दिस कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज क्रिएट a situation of ethical dilemma in front of government to choose between lesser evil which have more good than bad। ठीक है, ये जो क्लैश है जिससे एथिकल डिलेमा की सिचुएशन खड़ी हो गई है और सरकार को दो ईवल के बीच में लेसर ईवल चूज करना है। ठीक है, अब लिखेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होगा। व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? राइट अप्रोच शुड बी द बैलेंसिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट टू रीच in order to reach optimal solution based upon principle of socio-economic and environmental justice। तो सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर चलते हुए हम ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस केस में आप सिंपली ये नहीं लिख सकते कि नहीं इंडस्ट्री बंद कर देंगे क्योंकि इससे हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सिचुएशन हैंडल करने के लिए दिया गया है, और जब आपको सिचुएशन हैंडल करने के लिए दिया जाता है तो आप कुछ एक रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, आप एक पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस ये देख रहे हैं। यहाँ पे हो गया एनवायरनमेंट, यहाँ पे हो गया हेल्थ। इस दो एंड के बीच में आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की, एक फलक्रम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इसको बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो वही फलक्रम हमें बिठाना है कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। जिस पॉइंट पे हम फलक्रम बिठा देंगे उस पॉइंट पे हम सिचुएशन को सही तरीके से एड्रेस कर देंगे। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? तो देखिए, आपको इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दिया गया है, तो जब भी कोई भी केस स्टडी में आपको कभी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दिया जाए और उस केस में दिया है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया है, वहाँ पे राइट्स हो गए हैं, मॉब बाहर आ गई है, ये इस तरीके का कभी भी हो कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? तो सबसे पहला आपका अप्रोच होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि जब तक शांति नहीं होगी तब तक आप काम को नहीं आगे बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट आपका जो एक्शन होगा वो होगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना, क्योंकि इससे जान माल के नुकसान की संभावना हो सकती है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा सकती है, और कोई भी डायलॉग और कोई भी परसुएशन, कोई भी डिप्लोमेटिक या किसी भी तरीके का जो अप्रोच होता है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक शांति नहीं है। रिसेंटमेंट में या जहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, खून खराबा चल रहा हो, वहाँ पर आप कभी भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकते। तो कभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए सबसे पहला जो आपका अप्रोच होगा, सबसे पहले आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करेंगे। गेटिंग इट? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। तो पहला होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करेंगे, और इसके लिए आप जुडिशियस यूज़ ऑफ परसुएशन ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। लोगों से बातचीत भी करेंगे, और जहाँ पर ज़रूरत होगी लात बात, ठीक है, पहले मुलाकात, ठीक है, पहले मुलाकात, नहीं सम ना बने तो फिर लात, दोनों का बैलेंस यूज़ करेंगे, जुडिशियस यूज़ जिसको कहते हैं। फिर ये करने के बाद, after social order is at place, channel of communication should be open to all stakeholders and disseminating information regarding closure of the industry. अब जब शांति होगी तब जाके चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोला जाएगा ताकि लोगों से बातचीत की जा सके। और क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री शुड नॉट बी एब्रप्ट बट फेज वाइज शिफ्टिंग इन टाइम बाउंड मैनर। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप एब्रप्टली उस कंपनी को नहीं बंद करेंगे। पहले तो आप जनता को बोल देंगे कि हाँ ठीक है, हम लोगों को ये कम्युनिकेट करना ज़रूरी है कि जो फैक्ट्री थी उसको हम बंद कर रहे हैं, और बंद नहीं कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इस फैक्ट्री को शहर से दूर, शहरी आबादी से दूर दूसरी जगह पे रीलोकेट करेंगे। और ये फेज़ वाइज होगा, अचानक से नहीं होगा कि आज बंद किया और कल से यहाँ पे काम शुरू। एक तो हमें पूरी तरीके से बंद भी नहीं करना है और एब्रप्टली भी बंद नहीं करना है, हमें फेज़ वाइज उस इंडस्ट्री को दूसरी जगह पर ट्रांसलोकेट करना है। ठीक है। और ये बात पहले आप जनता तक पहुंचा देंगे कि सरकार ने आपकी जो भी समस्याएं थी उसका कॉग्निजेंस ले लिया है, ठीक है, उसका संज्ञान ले लिया है, अब उस पर काम चल रहा है। ठीक है। हम धीरे धीरे उस इंडस्ट्री को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। फिर दूसरा है, जस्ट कॉम्पनसेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय केमिकल यूनिट्स एंड बायो रेमिडिएशन ऑफ अफेक्टेड एरिया थ्रू CSR एंड अदर प्रोविजन ऑफ द इन्वायरमेंटल लॉज। तो जिन लोगों को अभी तक हेल्थ का नुकसान हुआ है उनको जो NGT का लॉ है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, ठीक है, उस एक्ट के माध्यम से या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से जो भी उनको लॉस हुआ है उसका कॉम्पनसेशन आप प्रोवाइड करेंगे। कॉम्पनसेशन देने के बाद जिस साइट में, जैसे कि मान लीजिए कि ये फैक्ट्री है, ठीक है, उसके आसपास का एरिया पोल्यूट हुआ है, तो उस पे आसपास का जो एरिया में जो केमिकल ऑलरेडी नदी नालों में और मिट्टी में जा चुका है उसको आप क्लीन करने की कोशिश करेंगे। और उस क्लीनिंग करने की जो टेक्निक है उसको बायो रेमिडिएशन कहते हैं। आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन होता है, इसमें एक फाइटो रेमिडिएशन भी होता है। फाइटो रेमिडिएशन, तो ये दोनों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बायो रेमिडिएशन और फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है। बेसिकली कहीं पर भी अगर कॉन्टेमिनेंट्स, थोड़ा सा बता देता हूँ कि पॉल्यूटेंट इकट्ठे हो जाएं तो उस जगह को क्लीन करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और उस टेक्नोलॉजी में अलग अलग टाइप की, कहीं पर बैक्टीरिया यूज़ होता है, कहीं पर पेड़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसको फाइटो रेमिडिएशन बोलेंगे, बैक्टीरियाज और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उसको बायो रेमिडिएशन कहेंगे। तो बायो रेमिडिएशन का इस्तेमाल करते हुए जो भी ऑलरेडी पोल्यूशन हो चुका है उसको आप साफ़ करने की कोशिश करेंगे। और वो चूँकि बड़ा कॉरपोरेट हाउस है तो उसका जो CSR का फंड है, उस कॉरपोरेट हाउस को आप कहेंगे कि अपने CSR का फंड इन सारी चीज़ों के लिए, कॉम्पनसेशन देने के लिए और बायो रेमिडिएशन करने के लिए आप इस्तेमाल करें। ठीक है। तो ये हो गया। फिर multi-stakeholder approach should be adopted, bringing all parties on discussion and deliberation to find new site। देखिए ये जो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होता है वो लिखना और अडॉप्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि वो ये दर्शाता है कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट हैं जो सबके साथ मिलकर काम करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना मोदी जी की तरह नहीं है, ठीक है, अपनी 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 रोटी आप खुद नहीं पकाते हैं, सबकी सुनते हैं। और जस्ट अ पॉलिटिकल जोक। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके अलावा टैक्स हॉलीडे और अदर सपोर्ट प्रोविज़न आप प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि जो स्मॉल एंशिलरी यूनिट्स हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो उस बड़ी कॉरपोरेट हाउस के साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी नए एरिया में शिफ्ट हो सके। ठीक है। और उनका कॉम्पिटिटिवनेस और वायबिलिटी बनी रहे।
कोशिश करेंगे कि उन कंपनियों को शिफ्ट होने के लिए आप मदद करें, टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड करेंगे और बाकी और जो भी ज़रूरी सहायता हो सकती है उन छोटी जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आप प्रोवाइड करेंगे। और आई विल ऑल्सो इंश्योर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स केमिकल यूनिट हैव स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एंड बेटर रेगुलेशन सो दैट प्रॉब्लम में नॉट रीसर्फेस अगेन। अब नई जगह पर ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो कंपनी है वो यहाँ पर गई तो यहाँ पर गंद मचाना शुरू कर दे। तो इसलिए आप स्ट्रिक्ट कंप्लायंस और बेटर रेगुलेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पे पोल्यूशन के लेवल पर नज़र रखी जा सके ताकि फिर से ये समस्या न उत्पन्न हो जाए। और एक और चीज़ है, आई विल मेक डिटेल रिपोर्ट ऑफ द इंटायर केस एंड सबमिट टू सेक्रेटरीट लेवल सो डैट इफेक्टिव पॉलिसी कुड बी मेड ऑन पैन इंडिया बेसिस। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पूरे मामले के एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे और सचिवालय के लेवल पे, मिनिस्ट्री के लेवल पे आप उसको भेजेंगे ताकि इस तरीके की सिचुएशन हिंदुस्तान में कहीं भी हो रही हो तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सके, किस तरीके का नया पॉलिसी बना सकें, किस तरीके का नया लॉ बना सकते हैं या पुराने एग्जिस्टिंग लॉ में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं वो हम कर सकें। ये देखिए, ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि ये दर्शाता है कि आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, आप विजनरी हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन है आपका। यू आर अ विजनरी सिविल सर्वेंट, विजनरी, विजनरी सिविल सर्वेंट, गेटिंग इट। तो ये इस तरीके से आप केस को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको ये केस पसंद आया। बाकी आप कंक्लूजन में अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि बाय दिस वे आई विल बी एबल टू बी प्रोवाइड रिलीफ टू द अफेक्टेड पीपल, आई विल ऑल्सो एबल टू सेव जॉब ऑफ द पीपल। इस तरीके से आप अपना केस कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, तो ये synopsisIAS.in की वेबसाइट पर जाकर आप ये सारे कोर्सेज, सारा एथिक्स का थियरी और केस स्टडी एंड एवरीथिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल है, बहुत ही रीज़नेबल रेट पर है और इससे आपका पूरा एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा और ये अनलिमिटेड है। जब तक चाहे तब तक आप अपने सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ले सकते हैं और इसके लिए सारे आपको स्टडी मटेरियल, सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स और जितना भी पीडीएफ और प्रेजेंटेशन है सब कुछ आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ पर उपलब्ध होगी। और उसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, synopsisIAS का यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इसको सब्सक्राइब करने से आपको इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स के, शॉर्ट लेक्चर्स की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी और आपका जो नॉलेज एनरिचमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का केस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिए और टेक good care of yourself, stay happy and stay healthy. Thank you. Good night.